Fine. So now when we are talking about standard costing का रिवीजन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जब रिवीजन की हम बात करें तो ब्रॉडली हमें दो चीज़ों के बारे में सोचना है. पहला कॉस्ट, दूसरा रेवेन्यू. जब हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट साइड पे इट इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. लेकिन हम जब रेवेन्यू की बात करें तो इट वुड बी बजटेड रेवेन्यू माइनस एक्चुअल रेवेन्यू. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग हियर? विद इन कॉस्ट अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स की बात करें तो उन एलिमेंट्स में क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं. एक हो सकता है हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा हो सकता है हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तीसरा हो सकता है हमारा ओवरहेड वेरिएंस. एंड विद इन दैट ओवरहेड इफ वी स्प्लिट वी वुड बी हैविंग वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस and we would be having fixed overhead cost variance. Got it? These are different. So अगर revenue की side की बात करें तो here we need to understand what sales variance. Within sales there are two: sales value variance, सेल्स मार्जिन वेरिएंस. ठीक है, दिस इज एन ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. विल स्टार्ट विथ ईच ऑफ दिस एलिमेंट वेयर वी आर गोना फर्स्ट स्टार्ट विथ अवर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. So when we are, pay attention, when we are talking about material cost variance, it is nothing but a difference between standard cost and actual cost. When we are talking about standard cost, it is nothing but standard quantity multiplied with standard rate minus actual quantity multiplied with actual rate. क्या हुआ? क्या दिक्कत है? पहले एक बार बैठ के हंस लेते हैं अपन. मेरी गलती है, प्राइस होना चाहिए. इट शुड नॉट बी रेट, इट शुड बी प्राइस. इट शुड नॉट बी रेट, इट शुड बी स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल. नहीं, बट जो फैक्ट हो तो फैक्ट है ना. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट. Standard quantity into standard price minus actual quantity into actual price. This will be splitted into two parts: material price variance, material usage variance. Price variance is a difference between standard price and actual price. That flow can go only left to right. So standard price minus actual price, multiplier is going to be actual quantity. Why actual quantity? Because we want to find out the variance on actual quantity that we have consumed. On the opposite side, it is a difference between standard quantity minus actual quantity. This is to be multiplied with what? Standard price. Why standard price? Because we do not want any dilution ऑफ अ प्राइस वेरिएंस इनटू यूजेज. हमें सिर्फ ये जानना है कि एक्सेस क्वांटिटी कंज्यूम करने की वजह से हमने कितना वेरिएंस क्वांटिटी का इनकर किया. इसलिए क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद द स्टैंडर्ड प्राइस. मेरा वेरिएंस यहाँ ख़त्म हो जाता अगर हम एक ही टाइप का रॉ मटेरियल यूज़ करते. लेकिन हम अगर एक से ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा क्या? रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी. सो रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी जैसे हम इंसर्ट करेंगे हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा: स्टैंडर्ड क्वांटिटी
बीच में हमने इंसर्ट किया है रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी। फाइन। अब इसकी वजह से हमारे दो ग्रुप बनेंगे। दो ग्रुप कौन से बनेंगे? एक बनेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, दूसरा बनेगा रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये क्लियर यही से दिख रहा है कि भाई दिस इज समथिंग रिलेटिंग टू प्रपोर्शन, सो देयरफॉर दिस इज नोन एज मटेरियल मिक्स वेरिएंस multiplier is constant standard price. If that is material mix variance, this is known as material yield variance. Got it or not everyone? Key important element that everyone need to be very clear. Whenever we are talking about standard quantity, what is the meaning of standard quantity? It is a standard quantity for actual आउटपुट। याद है ना? ये सिर्फ इसमें क्लैरिटी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जबकि अगर हम बोल रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी मीन्स एक्चुअल क्वांटिटी री रिटन इन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन। एक्चुअल क्वांटिटी री रिटन इन अ स्टैंडर्ड प्रपोर्शन। सो पहला काम, अगर आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्वेश्चन पूछा गया है तो पहला काम जो आपको करना है वो करना है क्या? चार्ट ड्रॉ करना। और चार्ट में आप आंसर लिखोगे एक एक लाइन छोड़ के। अगर 3 रॉ मटेरियल है तो तीनों का टोटल मिला के जो वेरिएंस आ रहा है वो टोटल वाला आंसर आप यहाँ यूज करोगे। आप कभी भी ये शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे, और अगर आपने ये शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में यूज किए हैं तो उसका फुल फॉर्म नीचे लिखना पड़ेगा। आपको इसका भी फुल फॉर्म नीचे लिखना चाहिए। समझ में आया? वरना मार्क्स अगर कट करना चाहें तो कर सकते हैं, डोंट गिव एनी चांस। तो पहला काम होगा हमारा क्या? चार्ट ड्रॉ करना। स्टेप नंबर 2 अपन क्या करते थे? स्टेप नंबर 2 में वी यूज टू प्रिपेयर एज गिवन स्टेटमेंट। In this as given statement, we used to place standard quantity, standard price, actual quantity, actual price and revised actual quantity. Your entry point should be with actual quantity. Why your entry point should be with actual quantity? Because in case अगर आप A, B, C 3 रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं तो इसका जो समेशन आएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर रॉ मटेरियल कंजम्पशन, जिससे आप नॉर्मल लॉस को डिडक्ट करोगे, जिससे आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलता है। दिस आउटपुट विल बी कमिंग हियर, एंड एज वी नो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसलिए हमें इस एक्चुअल आउटपुट को फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज करने के बाद हमें रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, क्योंकि इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल कि वो आपको रेडीमेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे दे। पूरे इस क्वेश्चन में अगर कोई ट्रिकी पार्ट है तो वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ढूंढना ही है। नॉर्मली दिस 2 थिंग्स विल बी गिवन, एंड 90% केसेस में दिस इज ऑल्सो गिवन। तो ढूंढनी 2 ही चीज़ रही, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी। तो हम अब ये समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी। रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इज समेशन ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, समेशन ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, जिसको कि हम री रिटन इन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन, जिसको कि हमने रीराइट किया है कैसे? स्टैंडर्ड प्रपोर्शन में। दिस इज अवर स्टेप नंबर 2। दिस इज अवर स्टेप नंबर 2। Am I clear on this up to this point? When we are done with this step, our step number 3 would be statement of calculation of variance। ठीक है? दिस आई विल शेयर इट इन अ ग्रुप। सो अगर आप नहीं लिख पा रहे तो भी चिंता मत करना, ये वाला मस्त नोट फॉर्म में आता है इसका,
तो आई विल शेयर इट इन अ ग्रुप. फाइन. स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैरिएंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैरिएंस में अगर मेरे पास दो मटेरियल थे तो ए बी एंड देन टोटल. प्लीज अगेन बी केयरफुल, दिस टोटल विल गो इन योर चार्ट. Your calculation of all variances should be product wise, not raw wise, column wise करना, वरना chances of clerical mistakes are quite high. जहाँ पे हम वापस से material cost variance नीचे उसकी formula, material price variance उसकी formula, material usage variance, material mix variance, material yield variance ढूंढेंगे. ए का ढूंढेंगे पहले, फिर बी का ढूंढेंगे और फिर टोटल करेंगे, विच इज गोइंग टू बी नथिंग प्लस 1 plus 2. गॉट इट? एंड दैट 1 plus 2 इज गोइंग इन योर चार्ट. अंडरस्टूड है? कॉलम वाइज ही करना. रॉ वाइज में ना फिगर्स चेंज करनी पड़ती है कांस्टेंट. उसमें चांस है कि ए की जगह पे तुमने बी का अमाउंट ले लिया, बी की जगह पे तुमने ए का अमाउंट ले लिया. अब ए है तो तुम्हें 4 ही नंबर याद रखना है ना, तो फटाफट होते जाएंगे. इससे आप टाइम बचा सकते हो. सो दिस इज योर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. नेक्स्ट इज कमिंग योर लेबर कॉस्ट वेरिएंस. वापस से लेबर कॉस्ट वेरिएंस में भी फॉर्म तो सेम ही रहता है. स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस क्या होता है यहाँ पे? एक्चुअल कॉस्ट. हम जब इसकी बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड आर माइनस, आई एम सॉरी, नॉट माइनस, इनटू स्टैंडर्ड रेट. हम जब एक्चुअल कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो इट इज actual R multiplied with actual rate. Got it? First of all, we are talking about without any idle time. So here we are assuming actual R work is equal to actual R paid. तो अभी कोई complexity नहीं लाते हैं अपन idle time की. हो सकती है. This is your material cost variance. Material cost variance again similarly the way we split it into two parts in material. यहाँ पे लेबर में भी दो ही पार्ट बनेंगे. एक बनेगा आपका लेबर रेट वेरिएंस, दूसरा बनेगा आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. रेट वेरिएंस में इट इज डिफरेंस लेफ्ट टू राइट ओनली. स्टैंडर्ड में से ही एक्चुअल माइनस होता है. तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड विथ योर एक्चुअल आर. यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर मल्टीप्लाइड विथ योर स्टैंडर्ड रेट. एक ही टाइप के लेबर है तो ये काम भी यही खत्म हो जाता. लेकिन अगर एक से ज़्यादा हैं तो वापस से हमें यहाँ पे भी इंसर्ट करना पड़ेगा. वो होगा रिवाइज्ड एक्चुअल दिस इज योर रिवाइज्ड एक्चुअल आर. ठीक है? जिससे इक्वेशन क्या बनेगा हमारा? स्टैंडर्ड आर माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल आर माइनस एक्चुअल आर. इफ वी स्प्लिट दिस इनटू ग्रुप्स इट विल बी स्प्लिटेड ब्रॉडली इनटू टू ग्रुप्स. एक को हम बोलते हैं लेबर क्या कैपेसिटी, यानी यहाँ पे सब एफिशिएंसी वेरिएंस. इसको बोलते हैं लेबर गैंग वेरिएंस या तो लेबर मिक्स वेरिएंस. जब भी मिक्स आता है तो क्या होता है? रिवाइज एक्चुअल आर माइनस एक्चुअल आर मल्टीप्लाइड विथ स्टैंडर्ड रेट. यहाँ पे आपका आएगा स्टैंडर्ड आर माइनस रिवाइज एक्चुअल आर मल्टीप्लाइड अगेन विथ अ स्टैंडर्ड रेट. जो हमने डिस्क्लोजर मटेरियल के लिए दिया था वही वाला डिस्क्लोजर यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा कि हम जब भी बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड आर की तो स्टैंडर्ड आर इज अ स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट. राइट? जब भी हम बात कर रहे हैं रिवाइज्ड एक्चुअल आर की
तो रिवाइज एक्चुअल आर इज नथिंग बट एक्चुअल आर रीरिटन इन standard proportion. Got it? So this is something which is without idle time. This we can say this is something which is without idle time. Got it? Now if the same thing I need to do along with an idle time, what I would be required to do quickly, will not be drawing as given statement and all that here. The same thing would be applied as applied in a material, लेकिन idle time वाला तो understand करना चाहिए. So वही हमारा labor cost variance. Now this is your with idle time. Again fundamentals तो same ही है. So यहाँ पे आएगा standard R into standard rate. यहाँ पे आएगा आपका एक्चुअल आर मल्टीप्लाइड विथ एक्चुअल रेट. एम आई क्लियर? लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल आर है उस पे मैं स्टार एस्ट्रिक करता हूँ. एक्चुअल आर विथ एस्ट्रिक इज एक्चुअल आर पेड. गॉट इट? जिसको कि पहले हम स्प्लिट करेंगे हमारे दो वेरिएंसेस के अंदर, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. गॉट इट? लेबर रेट वेरिएंस की अगर हम बात करें, सो इट इज स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड विथ एक्चुअल आर. ऑब्वियसली विच वन? पेड वन, बिकॉज एक्चुअल पे ही आया है ये, यहाँ पे तो कोई लेना देना नहीं. लेकिन एफिशिएंसी वेरिएंस में पहले हम नॉर्मल वाला ढूंढेंगे, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर मल्टीप्लाइड विथ स्टैंडर्ड रेट. ये कौन सा वाला है? पेड वाला ही है. लेकिन यहाँ से हमें सेग्रीगेशन करना पड़ेगा. सेग्रीगेशन कैसे करेंगे कि भाई इसके दो पार्ट करने पड़ेंगे, जिसमें आइडल टाइम वेरिएंस and labor revised efficiency variance would be required to find. Idle time variance is nothing but your idle time multiplied with your standard rate. Revised efficiency में formula तो same ही रहती है. यहाँ सिर्फ साइन चेंज हो गई, जिसको कि हम बोलेंगे एक्चुअल आर Am I clear or not? Then the further all variances are to be calculated from here, जिसमें कि वापस से जो हमारे दो variances हैं वही रहेंगे, labor sub efficiency variance and labor gang variance. क्योंकि हमने अब यहाँ पे इंसर्ट किया है revised actual R को, so this is going to be revised actual R minus actual R मल्टीप्लाइड विथ स्टैंडर्ड रेट. और ये हैज़ वाला है, यहाँ पे आएगा हमारा स्टैंडर्ड आर माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल आर, जिसको कि हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से. गॉट इट? अंडरस्टूड है? अच्छा, हम रिवाइज एक्चुअल आर को कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं? इस मोमेंट पे. ठीक है? तो रिवाइज एक्चुअल आर भी मतलब क्या होता है? यहाँ पे रिवाइज एक्चुअल आर का मतलब क्या होता है? ध्यान से बेटा, ये ध्यान देना. यहाँ पे होता है रिवाइज एक्चुअल आर का मतलब एक्चुअल आर वर्क रीरिटन इन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन. गॉट इट? अदरवाइज हमारा जो स्टैंडर्ड आर का मतलब है वो तो सेम ही रहेगा हर जगह पे. स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट. समझ में आया यहाँ तक? क्लैरिटी अप टू दिस पॉइंट? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? मटेरियल लेबर हो गया, अब बचा हमारा सबसे बड़ा विच इज अ ओवरहेड वेरिएंसेस. ठीक है, चलो आते हैं उस पे.
पहले करते हैं फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, जिससे कि वेरिएबल ओवरहेड को समझने में आसानी हो। तो जब हम फिक्स ओवरहेड वेरिएंस करते हैं तो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में दिस इज नथिंग बट फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। उसके सारे एब्रीविएशंस हम नेक्स्ट पेज में अलग से लिखेंगे, अभी सिर्फ एब्रीविएशन यूज करके फॉर्मूला को डिफाइन करते हैं। सो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी इक्वेशन तो वही बनता है हमारा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन क्योंकि it is an overhead does not have any parents. When I'm saying overhead does not have any parents, what does it mean? Overhead does not have any measure on which it can be recovered, so we have to artificially create something which can recover it. और हमने आर्टिफिशियली किसको क्रिएट किया है? आउटपुट को। तो जब आउटपुट ओवरहेड को एब्जॉर्ब करता है उसे बोला जाता है क्या? एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल। तो क्या होंगे? एक्चुअल फिक्स ओवरहेड आर गोइंग टू रिमेन एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स ओनली. So on the next page when we are writing, what is the meaning of absorbed fixed overhead? Absorbed fixed overhead is nothing but standard rate of output multiplied with actual output, where standard rate of output is equal to budgeted fixed overhead divided by budgeted. याद आ रहा है ना? Got it or not everyone? एक तो ये तरीका है एब्जॉर्ब का लिखने का, जहां पे मेरा रिकवरी किसके बेस पे हो रहा है? आउटपुट के बेस पे हो रहा है। अगर मेरा रिकवरी आउटपुट की जगह पे मुझे आर बेसिस पे करना है, किस पे करना है? मुझे आर बेसिस पे करना है। तो अब आर बेसिस पे मुझे रिकवरी रेट चाहिए, तो आर बेसिस पे मुझे रिकवरी रेट करने के लिए इस आउटपुट टर्म को मुझे क्या करना पड़ेगा? आर टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हमारा आउटपुट टर्म क्या था? स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाइड विथ एक्चुअल आउटपुट था। अब इस आउटपुट टर्म को हम कन्वर्ट करेंगे आर टर्म में। सो एक चीज तो यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा कि ये हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट ऑफ, अब क्या? आर मल्टीप्लाइड विथ एक्चुअल होगा क्या? नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन इज नथिंग बट व्हाट? स्टैंडर्ड कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन इज नथिंग बट व्हाट? स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो लेबर में स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड आर मल्टीप्लाइड विथ स्टैंडर्ड रेट। तो यहां पे स्टैंडर्ड आर आएंगे, बिकॉज स्टैंडर्ड आर इज नथिंग बट स्टैंडर्ड आर फॉर, गॉट इट और नॉट? बोथ आर कनेक्टेड इन दैट वे। सो अगर मुझे आउटपुट टर्म को भी चेंज करना है आर टर्म के हिसाब से भी इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो दिस इज हाउ आई कैन कैलकुलेट. Am I clear on this or not everyone? I hope you understood what I'm doing here. Clarity on this? Any confusion on this? 100%. दूसरा टर्म हमारा क्या था? दूसरा टर्म था हमारा एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, जो कि क्वेश्चन में हमें दे ही दिया जाएगा. दिस विल बी गिवन इन क्वेश्चन 99% ऑफ द केसेस. गॉट इट? तो हमारी फॉर्मूला हमने पहले यहां तक लिखी थी. अब फिक्स ओवरहेड जो होता है उसके रिकवरी का सबसे बड़ा इश्यू होता है. तो ओवरहेड है तो पहले हमें यह देखना है कि कंट्रोलेबल कितना और अनकंट्रोलेबल कितना. हमने फिक्स ओवरहेड को, क्योंकि अगर वेरिएबल ओवरहेड होता है तो प्रोडक्शन के साथ बढ़ता जाता, कम होता जाता. लेकिन फिक्स ओवरहेड का तो नेचर क्या था कि भाई हमने फ्रीडम दिया, तुम सोच के देखो, तुम इमेजिन करो कि तुम कितना इमेजिन कर सकते हो कि फिक्स ओवरहेड हमारा कितना होगा, और तुमको हमने इमेजिनेशन का पावर दिया. तो अगर कोई ओवरहेड ऐसा हो रहा है विच इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, दैट इज योर एक्सपेंस. बियॉन्ड इमेजिनेशन मतलब क्या? बियॉन्ड योर बजट. बियॉन्ड योर, तुम बजट में भी नहीं ले पाए इसको, तो दैट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. दैट हैज टू बी एक्सपेंस्ड आउट. देयरफॉर दोज ओवरहेड्स आर नोन एज फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. अब जो तुमने इमेजिन किया था, जो तुमने क्या किया था? इमेजिन किया था, उस इमेजिनेशन के अंदर भी हम चेक करेंगे कि तुमने इमेजिन किया उतना क्यों नहीं हुआ.
तो पहला रीजन तो हो सकता है क्या, कि तुमको जितने यूनिट्स बनाने थे उतने यूनिट्स तुमने नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? जितने घंटे काम करना चाहिए था उतने घंटे काम नहीं किया, इसलिए। या तो जितने भी घंटे तुमने काम किया इनएफिशिएंटली किया। हाँ, ऐसे याद रखोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। सो पहले हमें यहां पे अगर कोई चीज इंसर्ट करनी पड़ेगी तो हम यहां पे इंसर्ट करेंगे किसको? बजटेड फिक्स ओवरहेड को। जैसे हम यहां पे बजटेड फिक्स ओवरहेड को इंसर्ट करेंगे हमारे पास स्लैब क्या बनेगा? एब्जॉर्ब्ड फिक्स ओवरहेड, बजटेड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रहा है? अब इसको स्प्लिट किया जाएगा बिटवीन टू पार्ट्स। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है ये? दिस इज समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन। पूरा नहीं लिख रहा हूं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो उसकी फॉर्मूला क्या? बजटेड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, ये है उसकी फॉर्मूला। अब जितना तुम्हारे इमेजिनेशन के अंदर था उसमें वेरिएंस क्यों आया? एक ही रीजन हो सकता है, हमने पावर दिया था फिक्स ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने का। किसको? आउटपुट को। आउटपुट अगर तुमने नहीं बनाया, मतलब वॉल्यूम तुमने जनरेट नहीं किया, तो ही वेरिएंस आ सकता है, वरना आता ही नहीं। इसलिए ऑन द ऑपोजिट साइड दिस इज नोन एज फिक्स ओवरहेड। क्या? वॉल्यूम वेरिएंस। एम आई क्लियर? वॉल्यूम वेरिएंस मतलब क्या? फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस मतलब क्या? एब्जॉर्ब्ड फिक्स ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स ओवरहेड। गॉट इट और नॉट? और हमने ये प्रूव भी किया था कि कैसे ये वॉल्यूम वेरिएंस ही है, कैसे ये चेंज इन आउटपुट ही है, और कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे? वॉल्यूम वेरिएंस को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अगर मुझे वॉल्यूम वेरिएंस को क्रॉस वेरीफाई करना है, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस को अगर मुझे क्रॉस वेरीफाई करना है तो फॉर्मूला क्या बनता था? एब्जॉर्ब्ड फिक्स ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स ओवरहेड। ये तो फॉर्मूला बन गया, ये तो नाम बन गया। एब्जॉर्ब की अगर हम बात करें तो दिस इज अ स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाइड विथ एक्चुअल आउटपुट। और वैसे ही अगर हम बजटेड फिक्स ओवरहेड को एलोबरेट करते तो वो होता क्या? स्टैंडर्ड, अगेन स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाइड विथ व्हाट आउटपुट? बजटेड आउटपुट। इनमें से इस स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट, इस स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट को अगर हम कॉमनली निकाले तो क्या इक्वेशन बन जाएगा? स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट। देयरफॉर रीजन फॉर variance is output. Therefore it is known as what? Volume variance. और इसका लॉजिक जो हमने क्लास में अंडरस्टैंड किया था, वो लॉजिक हमने क्लास में क्या अंडरस्टैंड किया था? हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स I should have produced versus how many number of units I am actually प्रोड्यूसिंग। याद है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो हमें यह पता चल गया कि भाई हमने प्रोडक्शन कम किया या तो ज्यादा किया है, इसी वजह से ओवर या अंडर एब्जॉर्ब्ड रहे हैं ओवरहेड्स। तो अगर लेट्स से प्रोडक्शन मैंने कम किया है तो कम प्रोडक्शन करने का रीजन क्या हो सकता है? या तो मैंने काम नहीं किया, या तो मैंने एफिशिएंटली काम नहीं किया। अगर रीजन फॉर द वेरिएंस इसके मैंने काम नहीं किया
तो उसे बोला जाता है कैलेंडर वेरिएंस। अगर मैंने एफिशिएंटली काम नहीं किया तो उसे बोला जाता है क्या, नॉट कैलेंडर, क्या कैपेसिटी वेरिएंस। मैंने मेरी कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं किया तो उसे बोला जाता है क्या, कैपेसिटी वेरिएंस। और अगर मैंने काम किया लेकिन एफिशिएंटली काम नहीं किया तो उसे क्या बोला जाता है, एफिशिएंसी वेरिएंस। लेकिन इन दोनों को ढूंढने के लिए हमें यहां पे इंसर्ट करना पड़ेगा बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आर, जिससे कि स्लैब बनेगा एब्जॉर्ब्ड फिक्स ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आर माइनस बजटेड फिक्स ओवरहेड। गॉट इट और नॉट? अगर मैं इसको फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से स्प्लिट करूं तो फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से स्प्लिट इस तरीके से होगा। एक को बोला जाएगा फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, दूसरे को बोला जाएगा फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। गॉट इट? याद रखने के लिए तुम्हें क्या करना है, सुनो, योर एब्जॉर्प्शन इज विच टर्म, दिस इज योर आउटपुट टर्म, समझ में आ रहा है, एंड दिस इज योर आर टर्म। ये कौन सा टर्म है तुम्हारा, आर वाला टर्म है। जब भी आउटपुट वर्सेस आर होता है क्या निकल के आता है, एफिशिएंसी। इतने घंटे में इतना आउटपुट वो आया ना, क्या निकल के आता है, एफिशिएंसी। देयरफॉर एफिशिएंसी वेरिएंस फॉर्मूला वुड बी एब्जॉर्ब्ड फिक्स ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आर। इसको भी अपन प्रूव कर सकते हैं। कि अगर फॉर्मूला है फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, तो फॉर्मूला हमने क्या किया, एब्जॉर्ब्ड फिक्स ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आर। एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड का आर टर्म कौन सा है, याद है ना, हमने अभी आर टर्म डिसाइड किया था। द आर टर्म इज लाइक स्टैंडर्ड रेट ऑफ आर मल्टीप्लाइड विथ स्टैंडर्ड आर। और अगर इसको हम एलोबरेट करें तो क्या, ये भी बनेगा क्या, स्टैंडर्ड रेट ऑफ आर, बट ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एक्चुअल आर से हो रहा है। यहां पे हमने स्टैंडर्ड रेट ऑफ आर को कॉमन निकाला, इसलिए ये बन गया कॉमन फैक्टर। और क्या निकल के आया, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर। समझ में आ रहा है? और यही आपकी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की भी फॉर्मूला थी। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में भी यही फॉर्मूला थी। सो एफिशिएंसी वेरिएंस की फॉर्मूला तो कभी चेंज ही नहीं होती है, सेम ही रहेगी एट एनी गिवन पॉइंट इन अ टाइम। समझ में आया? लेकिन क्योंकि हम यहां पे टर्मिनोलॉजीज लिख रहे थे, हमने बजटेड फिक्स ओवरहेड को मेंशन नहीं किया था, तो उसको भी मेंशन कर देते हैं कि भाई ये भी आपको रेडीमेड गिवन होगा। अगर नहीं है तो क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट इनटू बजटेड आउटपुट, या तो स्टैंडर्ड रेट ऑफ आर मल्टीप्लाइड विथ बजटेड आर्स। ठीक है, मोस्टली तो गिवन ही होगा। उसके साथ साथ एक और टर्म भी हमने जोड़ा। हमने कौन सा टर्म जोड़ा, बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आर। यार एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए यार, मेरी नहीं हो रही, तुम्हारी कैसे हो रही है। बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आर, इसको एलोबरेट करेंगे तो क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट ऑफ आर मल्टीप्लाइड विथ एक्चुअल आर। स्टैंडर्ड ऑफ आर कैसे ढूंढना होता है, स्टैंडर्ड ऑफ आर का फॉर्मूला यही तो है, दैट स्टैंडर्ड रेट ऑफ आर इज इक्वल टू हाउ, बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आर्स। तो ये यहां पे भी काम लगेगा, यहां पे भी काम लगेगा, दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही बनेगा फिर।
चलो तो ये वाला साइड हो गया। अब बचा क्या? बचा हमारा सिर्फ एक ही, बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आर माइनस बजटेड फिक्स ओवरहेड। इसको भी प्रूव कर सकते हैं। आर आर का डिफरेंस है, कितने घंटे काम करना चाहिए था, कितने घंटे काम कर रहा हूं। देखो इसका लॉजिक क्या था, आवर्स आई शुड वर्क वर्सेस आवर्स आई एम एक्चुअली वर्किंग। यहां क्या समराइज फॉर्म में, वेदर वर्किंग efficiently or not. Got it? Whatever number of hours I am working, whether I am working efficiently or not. तो फिक्स ओवरहेड की फॉर्मूला को फ्रेम ही किया जा सकता है, क्लेम नहीं किया जा सकता। तो जितनी भी टर्म दी है उसमें से तुम्हें ये 4 टर्म ही ढूंढनी है। अगर आपने ये 4 टर्म ढूंढ ली फिर इट इज फार मोर बेटर एज कंपेयर टू मटेरियल लेबर। गॉट इट और नॉट? समझ में आ गया? अच्छा, इसमें एक और वेरिएंट आता है इसका, विथ कैलेंडर वेरिएंस। अगर वो विथ कैलेंडर वेरिएंस पूछा गया है तो हम कैसे करेंगे? अगर वो विथ कैलेंडर वेरिएंस पूछा गया है तो कैसे करेंगे? सिर्फ फॉर्मूला ड्रॉ कर लेते हैं और एलोबरेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिर्फ एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं अपन, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो अगर हम फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की बात कर रहे हैं तो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में क्या था? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। दिस इज नोन एज एब्जॉर्ब्ड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, जिसको कि हमने 2 पार्ट में स्प्लिट किया। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दिस इज बजटेड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। कैसे स्प्लिट किया? यहाँ पे हमने इंसर्ट किया था ना बजटेड फिक्स ओवरहेड, दूसरी साइड आएगा आपका फिक्स ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? एब्जॉर्ब्ड फिक्स ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स ओवरहेड। गॉट इट? अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने सिर्फ एक टर्म इंसर्ट किया था जो था बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आर, जिससे कि हमारा स्टेटमेंट क्या बना था? एब्जॉर्ब्ड फिक्स ओवरहेड, बीच में आया बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आर, लास्ट में गया बजटेड फिक्स ओवरहेड। अब क्योंकि मुझे कैलेंडर एक और वेरिएंस चाहिए तो मुझे एक और चीज इंसर्ट करना पड़ेगा। अब वो जो चीज इंसर्ट कर रहा हूं वो क्या होगा? यहां पे होगा सबसे पहले तो, जिसे बोला जाता है क्या? पॉसिबल फिक्स ओवरहेड। जैसे मैंने इसको इंसर्ट किया क्या आ जाएगा इक्वेशन? एब्जॉर्ब्ड फिक्स ओवरहेड बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आर, पॉसिबल फिक्स ओवरहेड एंड लास्ट में आएगा क्या? बजटेड फिक्स ओवरहेड। एम आई क्लियर? अब सीधा अगर मुझे आपको समझाना है तो मैं बताऊंगा इन दोनों के बीच का गैप आता है, इसे बोला जाता है फिक्स ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। इन दोनों के बीच का जो गैप आता है उसे बोला जाता है फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, और इन दोनों के बीच का जो गैप आता है उसे बोला जाता है फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। सो दिस इज बेसिकली फाइट ऑफ days, how many days I am supposed to work, how many days I am working. This is fight of, समझ में आ रहा है ना, hours, and this is a fight of efficiency. Am I clear? अब क्योंकि हमने यहां एक टर्म नया यूज किया जिसे हमने बोला पॉसिबल फिक्स ओवरहेड, सो पॉसिबल फिक्स ओवरहेड इज इक्वल टू
budgeted fixed overhead divide by budgeted days multiplied with actual days. संपलं सगळा समझ में आयु ने समझ में आया ना, वरना कोई मतलब नहीं बनेगा इस रिवीजन का. क्लैरिटी ऑन दिस. ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से देखो दिक्कत सबसे बड़ी कहाँ होगी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में. तुम सिर्फ विविध खोल के बैठ के उसका सॉल्यूशन देखोगे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमने अलग ही तरीके से किया था. तो आप अपने सॉल्यूशन से करना, अपनी नोटबुक से करना, ना कि विविध का या किसी भी रेफरेंस बुक से. सबने अलग तरीके से किया होगा. और जब तुम मल्टीपल बुक्स मॉड्यूल सब देखोगे और मेथड यहाँ पे चेंज होती है हमारी, आंसर नहीं, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ क्या चेंज होता है, तो सिर्फ वो ध्यान देना कि हम कैसे डिराइव करते थे. गॉट इट और नॉट? दैट लीड्स टू वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस. वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, यहां पे भी इक्वेशन तो सेम ही है भाई, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का नाम तो सेम ही है ना, क्या, एब्जॉर्ब, लेकिन इस बार क्या, वेरिएबल ओवरहेड. और ये भी क्या, एक्चुअल क्या, वेरिएबल ओवरहेड. यहां सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहां बजट नहीं होता. अगर यह बजट नहीं होता तो सेकंड स्टेप आएगा ही नहीं, सीधा तीसरा स्टेप आएगा हमारा. तीसरे स्टेप में हमने क्या इंसर्ट किया था, बजट फॉर एक्चुअल. तो यहां पे भी हम सीधा इंसर्ट करेंगे बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आर, जिससे स्प्लिट कैसे हो जाएगा, एब्जॉर्ब्ड वेरिएबल ओवरहेड, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आर, और लास्ट में आएगा आपका एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड. सीधा सीधा गणित है भाई. यहां पे तो दो ही साइड बनी, दूसरा कोई लेना देना नहीं. एक का नाम दिया जाएगा एफिशिएंसी के नाम से, एक का एक्सपेंडिचर के नाम से, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दूसरा फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. क्योंकि यहां पे भी देखो क्या हुआ, ऊपर जो हुआ था वही ना, दिस इज आउटपुट टर्म एंड दिस इज आर टर्म, वही वाली टर्म है. अरे भाई, got it? So this formula would be absorbed variable overhead minus budgeted variable overhead for actual R. This is budgeted variable overhead for actual R minus actual variable overhead. टर्म को तो डिफाइन करना ही पड़ेगा, कोई लेजीनेस नहीं चाहिए उसमें. Absorbed variable overheads is equal to standard rate of output multiplied with actual output, where standard rate of output is equal to budgeted variable overhead divided by budgeted output. Got it? Actual output तो given in the question, कोई दिक्कत नहीं है. इसको भी तुम आर में कन्वर्ट करना चाहो तो, क्योंकि ये तो तुम्हारी कौन सी टर्म है, आउटपुट टर्म है. इसी आउटपुट टर्म को अगर हम आर टर्म में कंक्लूड करेंगे तो क्या बन जाएगा, अब तो सीधा बना सकते हैं अपन, स्टैंडर्ड रेट ऑफ आर इनटू स्टैंडर्ड आर. गॉट इट? दिस इज योर एब्जॉर्ब्ड वेरिएबल ओवरहेड. दूसरा क्या आया हमारा, दूसरा आया हमारा एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड. अगर ये नहीं देंगे तो क्या देंगे, दिस विल बी गिवन. तीसरा और लास्ट टर्म जो हमारा बनता है वो है बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आर. दिस इज सिंपली स्टैंडर्ड रेट ऑफ आर मल्टीप्लाइड विथ. एम आई क्लियर? समझ में आया ना सबको? श्योर. सेल्स वेरिएंस की फॉर्मूला पता है, एग्जैक्टली लाइक मटेरियल. सेल्स वेरिएंस है कि नहीं तुम्हें? क्वेश्चन में किसी में था ही नहीं, नहीं है, सेल्स वेरिएंस है ही नहीं. वेरी नाइस. अगर सेल्स वेरिएंस आ जाता है तो भी सेम मटेरियल वाला ही. गॉट इट? सेल्स वेरिएंस नहीं है, गुड. सो दिस इज योर
cost variance overall. Fine? And this leads to end of standard costing revision of formula.